हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि आपकी जो है ऊर्जा बैच लॉन्च हुई है। क्या लॉन्च हुई है? आपकी ऊर्जा बैच लॉन्च हुई है। और ऊर्जा बैच के तहत ही आपके लिए क्या कई सारे जो लेक्चर्स है, अगर मैं बात करूं हमारे एसएसटी के लेक्चर से पहले आपके लिए जो आपका ज्योमेट्री का लेक्चर है, फिर उसके बाद मैं बात करूं अलजेब्रा के लेक्चर्स और भी सारे लेक्चर्स, फिर उसके बाद लाइव सेशन जो था आपके 10th और 12th के जो करवाए जा रहे हैं आपके अल्टरनेट डेज पे, क्या वो चीज, ये सारी चीजें जो आपको हमारे चैनल पे क्या मिल रही है। अगर आप चाहते हो कि ये जो चीजें और भी ज्यादा इंक्रीज की जाए, रेस किया जाए, जो प्रोपोर्शन है वो और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, तो बस आपको करना कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको बताना है कि फ्री में जो ऊर्जा बैच लॉन्च किया प्रदीप सर है, और उसी के तहत आपके लिए क्या आ रहा है, आपके लिए जो सारी चीजें एक एक करके क्या प्रोवाइड की जा रही है, वन शॉट वीडियोस क्या प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां पे आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 की जो प्रिपरेशन है हम यहाँ पे क्या हमारे साथ ही आप क्या कर लोगे, जैसे पिछले साल के स्टूडेंट्स ने क्या किया था दोस्तों। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों लेक्चर शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपको जो है लेक्चर शेड्यूल्स आए प्रॉपर, आपको पता चले कब कौन सा लाइव सेशन कंडक्ट किया जा रहा है, साथ ही साथ नोट्स आपको प्रॉपर मिले, सारी चीज अगर आप चाहते हो प्रॉपर मिले, तो आप नीचे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया हुआ है, जाके फटाफट से उसको फॉलो कर लेना, क्योंकि वहीं पे आपको जो प्रॉपर शेड्यूल होगा, प्रॉपर टाइम टेबल होगा, प्रॉपर लेक्चर कब आने वाला, किधर आने वाला, साथ ही साथ नोट्स आपको ये सारी कहाँ पे मिलेंगे, ये सारी चीज आपको वहां पे क्या गाइड की जाएगी। साथ ही साथ हमारा जो प्रदीप गिरी सर करके जो हमारा जो एप्लीकेशन है वो भी आप क्या डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे चलो चैप्टर से शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहली चीज में हिस्टोग्राफी समझाने से पहले हिस्ट्री क्या होता है वो हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। हिस्ट्री क्या होता है? बेसिकली हिस्टोरी, यानी स्टोरी मतलब क्या होता है, पास्ट इवेंट में जो चीजें हो जाती है उसको हम लोग क्या स्टोरी बोलते हैं, ठीक है, वही होता है। द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट इज नोन एज हिस्ट्री। क्या? द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट इज नोन एज हिस्ट्री, ठीक है। अब हिस्ट्री का मतलब समझ गया। अब हिस्ट्री जो आपके 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है, एशियंट, मिडिवल, फिर उसके बाद आपका मॉडर्न पीरियड में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। सही बात है, मॉडर्न पीरियड में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, इतनी चीजें। अब एशियन पीरियड में क्या हुआ था, मेडिवल पीरियड में क्या हुआ था, मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ था, अगर ये चीजें मुझे जाननी है, समझनी है, मुझे पता करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बट ऑब्वियस सी बात है, मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है? रिसर्च करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हमारे जो दोस्त है, एक दोस्त आए, वो दोस्त आके बोलते हैं ये जो आपका पीपीटी का प्रेजेंटर है ये आज का नहीं है, ये आपके स्टोरेज पीरियड का है। क्या है? स्टोरेज पीरियड का है। तो मुझे रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या उस टाइम पे, उस पीरियड में क्या इस तरह की जो चीजें थी वो अवेलेबल थी, लोग यूज करते थे तो किस चीज के लिए यूज करते थे, किस काम के लिए यूज करते थे, ये मुझे क्या पता करना है, तो मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिसर्च करना पड़ेगा। अब रिसर्च मैं कैसे करूंगा? एक साइंटिफिक वे से करूंगा। क्या? मैं साइंस का यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा दोस्तों? एक साइंस का यूज करूंगा। साइंस, हाँ भाई साइंस, आप जो पढ़ रहे हो साइंस ही है। चलो समझते, सबसे पहले साइंस क्या होता है। सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी बॉडी इज नोन एज साइंस। समझा? नहीं समझा? समझाता हूं। देखो अब हम आज एजुकेशन ग्रैब करें, ठीक है। अब एजुकेशन ग्रैब करें, जब हम छोटे बच्चे थे, लॉलीपॉप खाया करते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाया करते थे, तब जब हम पहली बार स्कूल गए, तो पहली बार स्कूल गए तो हमें क्या किया गया, हमें एक चौक दिया गया और चौक देके बोला गया ऐसे 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 करने के लिए बोला। अब ये क्यों करने बोला गया था? कि ताकि हम पेंसिल या फिर जो चौक है वो होल्ड करना सीखे। साथ ही साथ हो सकता है कि कुछ लोगों को जो टीचर होगी या फिर मम्मी होगी, उन्होंने ऐसा हाथ पकड़ करके क्या करवाया भी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको लाइंस ड्रॉ करने के लिए, शेप्स ड्रॉ करने के लिए सिखाया गया होगा। सही बात है। फिर उसके बाद आपको एक एक अल्फाबेट दिया, जैसे ए दिया होगा, फिर आपको बोला होगा इस पे क्या ए बनाओ इस तरह से, फिर बी दिया होगा, बी बनाने बोला होगा। सही बात है। अब फिर उसके बाद आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड ऐसे कर करके क्या आ पाए, कोई ऐसा नहीं होगा शायद जिसको ये करने के बाद, ऐसे ऐसे करने के बाद डायरेक्ट 10th स्टैंडर्ड में आ गया। आया क्या? नहीं होगा कोई भी। तो दोस्तों यही होता आपका साइंस है। देखो हम सबसे पहले क्या लर्न कर रहे हैं, हम बेसिक्स लर्न कर रहे हैं। क्या? जो सबसे छोटी चीज है, जो सबसे ना बोलते ना पहली चीज है, वो हम लर्न करते हैं, फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। तो यही तो साइंस है। हम क्या करें, सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें करते हैं, यानी पहले बेसिक करते, फिर थोड़ा हार्ड जाता, फिर थोड़ा हार्ड, फिर थोड़ा हार्ड, फिर तो जो हमारा हार्डनेस का जो लेवल होता है
वो क्या होने लगता है, वो धीरे धीरे रेज होने लगता है, और इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, अपन इसको साइंस बोलते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया? इसमें ख्याल से, मेरे ख्याल से चीजें डाउट नहीं होगी। अब जो साइंस है आपका वो दो तरह से डिवाइडेड है, दो तरह से डिवाइड है, ठीक है। एक इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल साइंस, और एक इसको हम लोग बोलते हैं सोशल साइंस। और फिजिकल साइंस मतलब क्या होता है, आपका फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनको हम लोग फिजिकल साइंस में इंक्लूड करते हैं, जिनके लॉज हम कभी चेंज नहीं कर सकते। सोशल साइंस सोसाइटी से रिलेटेड, यानी ह्यूमंस के बारे में हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारी चीजें आपकी कहां में आती है, आपकी सोशल साइंस में आती है। समझ में आ गया? जो ह्यूमंस पे डिपेंड करता है। और फिजिकल साइंस आपका बायोलॉजी हो गया, फिर उसके बाद अगर मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ये आपके फिजिकल साइंस में आता है। अब यहाँ पे चीजें समझना। अब अगर मुझे फिजिकल साइंस पे क्या, अगर मुझे दोस्तों अगर फिजिकल साइंस पे क्या करना है, रिसर्च करना है, तो मैं कौन सा मेथड यूज करता हूं, मैं एम्पेरिकल मेथड यूज करता हूं। एम्पेरिकल मेथड, हाँ एम्पेरिकल मेथड। जैसे अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में, मुझे किसी केमिकल के बारे में करना है, तो मैं एक लैब में जाऊंगा, लैब में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, केमिकल करूंगा, और मेरा जो रिसर्च है मैं वो क्या कंडक्ट करूंगा, जाके ऐसे कुछ भी मिक्स मत करने वाला, धमाका हो जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज मत करना। क्लियर हो गया? तो इस जो लैबोरेटरी में बैठ के हम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल मेथड बोलते हैं। अब सोशल साइंस, अगर मुझे हिस्ट्री का रिसर्च करना है, जैसे मुझे अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर मुझे रिसर्च करना है, तो मैं क्या लैबोरेटरी में बैठ के, कुर्सी लगा के, एक कंप्यूटर पे बैठ के क्या मैं रिसर्च कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, लेकिन कुछ हद तक। लेकिन ज्यादातर मेरा रिसर्च कब सक्सेसफुल होगा, जब मैं एक्चुअल स्पॉट पर पहुंचूंगा, तो जो मेरा रिसर्च होगा वो क्या होगा, वो सक्सेसफुल होगा, वरना सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। समझ में आ गया? तो इतनी चीजें याद रखनी है। फिजिक्स आपका जो फिजिकल साइंस में एम्पिरिकल मेथड यूज किया जाता है, और सोशल साइंस में आपका क्या किया जाता है, आपका जो है एम्पिरिकल मेथड यूज नहीं कर सकते। हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, हम लोग यूज नहीं कर। इतनी चीजें तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब चलो नेक्स्ट चीज हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करूं, फिजिकल साइंस की जो लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ होते हैं, यूनिवर्सल लॉ होते हैं। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या? चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें बहुत ही ज्यादा डेप्थ में चीजें पढ़कर क्या की गई है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं वहीं आपकी हिस्ट्री में, अगर कोई चीज, अगर मैं बात करूं हिस्ट्री में कोई भी लॉ नहीं है। क्यों लॉ नहीं है? क्योंकि टाइम टू टाइम हमें नई नई चीजों के बारे में पता चलता है। हिस्ट्री के कई सारे घड़े मुद्दे जो होते हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि हिस्ट्री में जो लॉ होंगे वो हमेशा क्या होंगे, वो सेम होंगे। वो टाइम टू टाइम चेंज होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आज हमने रिसर्च किया हमें कुछ और मिला, कल किसी और ने रिसर्च किया उसको कुछ और मिला, फिर आगे चल के किसी और ने रिसर्च किया कुछ तो उसको कुछ और मिला। तो ऐसे करके क्या उसको जो चीज है वो अलग अलग क्या मिलेगी दोस्तों। समझा? इतनी चीजें, तो ये आपका होता है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो अब हिस्टोरिकल रिसर्च करते टाइम, अब हिस्टोरिकल रिसर्च जब हम करते हैं तो हमें कई सारी चीजें मिलती है, कई सारी जैसे अगर बात करूं ताड़पत्र मिलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, मुझे एक क्या मिल रहा है, मुझे एक लेटर मिल रहा है। अब ये बोला जा रहा है शिवाजी महाराज के पीरियड का। अब शिवाजी महाराज के पीरियड का तो मैं इसको एनालाइज कैसे करूंगा, मुझे पता कैसे चलेगा? तो दोस्तों कुछ स्टेप्स करके, सबसे पहले जो मेरे पास सोर्सेज है वो पता करूं। सोर्सेज यानी क्या होता है, जरिया, जरिया उस चीज के बारे में पता करने के लिए। अब तीन सोर्सेज होते हैं हमारे मेडिवल के, ओरल, फिर उसके बाद रिटर्न, फिर उसके बाद मटेरियल सोर्सेज, ठीक है। अब ये ओरल, रिटर्न या फिर मटेरियल सोर्सेज में ये चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। और उसमें क्या ऐसी किसी लेटर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है, क्या दी है कि नहीं दी है, वो मुझे पता चलेगा। अगर दिया रहेगा तो हाँ पहला चीज मेरा कंप्लीट हो गया। अब लेटर के बारे में दिया क्या, इसी तरह के लेटर, अब मैं क्या करूंगा, इस पेपर की क्वालिटी चेक करूंगा, इस पेपर की क्वालिटी चेक करूंगा। क्या शिवाजी महाराज के पीरियड के टाइम पे क्या इस तरह के जो पेपर क्वालिटी क्या प्रोड्यूस की जाती थी? अगर प्रोड्यूस की जाती तो क्या शिवाजी महाराज के कोर्ट में क्या इस तरह की जो क्वालिटी के पेपर क्या यूज किए जाते थे, ये मैं एनालाइज करूंगा। साथ ही साथ इसके ऊपर जो धूल होगी या फिर मिट्टी होगी, वो मिट्टी में देखूंगा कि ये धूल है, ये मिट्टी वो कितनी पुरानी है, कितने साल पुरानी है, क्या ये हमारे जो शिवाजी महाराज का जो एरा था उसकी डेट से क्या करती है, मैच करती है कि नहीं मैच करती है, वो मैं क्या करूंगा, इसको चेकआउट करूंगा। साथ ही साथ इस पे एक सील होगा, मैं चेक करूंगा कि ये जो सील है क्या ये शिवाजी महाराज की कोर्ट का सील है, क्या ये और का तो सील नहीं। अगर सील है, अगर सेम टू सेम सील है तो क्या ये प्रॉपर सेम टू सेम सील है, क्या डुप्लीकेट सील तो नहीं है, ये भी मैं चेक करूंगा, ठीक है। और इस तरह से मैं क्या करूंगा, मेरा जो हिस्टोरिकल रिसर्च होगा वो क्या मैं कंडक्ट करूंगा।
अब हिस्टोरिकल रिसर्च करने के लिए हमें क्या करना है, बहुत सारे एक्सपर्टीज की जरूरत होगी, एक्सपर्टीज की जरूरत, जिनको अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके हिस्ट्री में उसके बारे में नॉलेज हो, उसके बारे में चीजें क्या हो पता हो, ठीक है। अब यहीं पे क्या बहुत सारे मेथड्स है, आपके डिसाइपल्स है, मेथड्स है वेरियस डिसाइपल्स के जो यूजफुल होते हैं क्या हिस्टोरिकल रिसर्च में। जैसे अगर मैं बात करूं आर्कियोलॉजी, अब आर्कियोलॉजी होता क्या है, जो ट्रांजिशन होता है, पहले घर इस तरह से बना करते थे, पहले घर झोपड़ी में बना करते थे, फिर घर जो डोम शेप में बनने लगे, आज जो घर है ऐसे ऐसे बन रहे। तो ये आर्कियोलॉजी होता है, आर्कियोलॉजी यही पढ़ता है कि पहले स्ट्रक्चर किस तरह से हुआ करता था, फिर कैसा हुआ, फिर कैसा हुआ। तो इसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं। समझ में आ गया। आर्काइवल साइंस, आर्काइवल साइंस, आर्काइवल साइंस क्या होता है कि जो पुराने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो पुरानी चीजें होती है, उनकी जो स्टडी होती है उसको किस तरह से प्रिजर्व करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्काइवल साइंस बोलते हैं। फिर अगर मैं बात करूं मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, देखो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। मैं ये हाथ से लिख रहा हूं तो ये क्या कहलाता है, ये मैन्युस्क्रिप्ट कहलाता है। क्या लिखा है, मैन्युस्क्रिप्ट। जो भी चीजें हाथ से लिखी जाती है उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, और उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। अब एपिग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, आप मंदिरों पे गए होंगे, मंदिरों पे आपने देखा होगा कुछ कार्विंग होते हैं, कुछ दीवारों पे लिखा होता है, वो इंस्क्राइब किए रहते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। समझ में आ गया। अब इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, और इसी चीज को हम लोग, और इसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एपिग्राफी क्या बोलते हैं। फिर एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स मतलब क्या होता है, लैंग्वेज। क्या होता है, लैंग्वेज। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में फर्क क्या होता है। स्क्रिप्ट मतलब वो होता है जो हम लिखते हैं, लैंग्वेज मतलब क्या होता है, जो हम बोलते हैं। ये लिखी हुई है तो उसको हम लोग स्क्रिप्ट बोलेंगे, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैंग्वेज बोलेंगे। क्लियर हो गया। फिर न्यूमेरिस्टिक्स, ये क्या हो गया, न्यूमेरिक्स, ये आपका कॉइन्स स्टडी, कॉइन्स की जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। फिर जेनियोलॉजी, यानी जो पूर्वजों की यानी एंसेस्टर्स की जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनियोलॉजी बोलते हैं। अब आपके एग्जाम में आपको इससे क्या पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कंप्लीट द फॉलोइंग में चार्ट दिया रहेगा, उसमें पूछा जाएगा आपको क्या, स्टेट द वेरियस डिसाइपल्स व्हिच आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। तो आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको सीधा याद कर लो, गेम, गेम याद कर लो या फिर मेल याद कर लो। एम से क्या याद रखोगे, एम से याद कर लो आपका मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। ए से क्या याद रखोगे, ए से आर्कियोलॉजी याद कर लो, या फिर आर्काइवल साइंस, आर्किवल साइंस। एल फॉर क्या याद रखोगे, लिंग्विस्टिक्स। ई फॉर क्या याद रखोगे, आपका एपिग्राफी याद करोगे। जी से जीनियोलॉजी याद करना है, ए फॉर आर्काइवल साइंस या फिर आर्कियोलॉजी जो याद करना है, एम फॉर मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, ई फॉर एपिग्राफी। तो ये चार चीजें आप इस तरह से क्या लर्न कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हम हिस्टोग्राफी पढ़ रहे हैं तो समझना तो जरूरी है ना, हिस्टोग्राफी क्या होता है। अब मैंने आपको क्या बताया था, मुझे एक लेटर मिला, उस लेटर पे कुछ चीजें लिखी हुई थी। अब मैंने क्या किया, लेटर को एनालाइज किया, लेटर को एनालाइज किया। लेटर को एनालाइज करने के बाद, लेटर को एनालाइज करने के बाद मैंने क्या किया, उसके ऊपर एक एक बोलते हैं ना आर्टिकल लिखा। तो जो आर्टिकल मैंने लिखा वो कैसे लिखा था, मैंने एनालाइज करके लिखा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राफी बोलते हैं। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी। देखो यहाँ पे समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं शिवाजी महाराज है, संभाजी महाराज और शाहजी राजे, ठीक है। मुझे ये पता चला कि पहले महाराष्ट्र एरा में आपके शाहजी राजे हुआ करते थे, शिवाजी महाराज हुआ करते थे, और साथ ही साथ अगर मालूम संभाजी महाराज हुआ करते थे। अब मुझे ये नहीं पता है कि पहले कौन आया, बाद में कौन था, किसका पहला पीरियड था, फिर दूसरा पीरियड किसका था, फिर तीसरा पीरियड क्या था, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब मैं क्या करूंगा, बुकों को पढ़ूंगा, बुक्स को पढ़ूंगा, सोर्सेज होंगे वो पढ़ूंगा, जो इन्फॉर्मेशन गैदर हुई रहेगी उसको पढ़ूंगा। अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली। अब इन्फॉर्मेशन जो मुझे इन बुक से मिल रही है उसको मैं एनालाइज करूंगा अलग अलग सोर्सेज से, और जो अलग अलग जो अल्टरनेटिव सोर्सेज होंगे उनसे मैं एनालाइज करूंगा कि सच में कि ये जो चीज है क्या सही है कि गलत है। अब ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद मैं जब क्या करूंगा, मैं अपने ओन वर्ड्स में एक नरेशन लिखूंगा, यानी एक आर्टिकल लिखूंगा। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्टोरियोग्राफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हिस्टोरियोग्राफी। तो आपको याद रखना है, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। क्या, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। अब जैसे जो पढ़ता है, जो पढ़ाता है उसको हम लोग टीचर बोलते हैं, जो चीट करता है उसको हम लोग चीटर बोलते हैं, जो डांस करता है उसको हम लोग डांसर बोलते हैं, जो खाता है
जो खिलाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आपका शेफ बोलते हैं, जो बना के खिलाता है, ठीक। उसी तरह से जो स्कॉलर जो लिखता है इस नैरेटिव को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टोरियन बोलते हैं। समझा। सबसे पहली चीज, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी। फिर दूसरी चीज क्या है, अ स्कॉलर हु राइट्स सच अ नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियन। याद कर लो, पहला क्या आएगा, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी एंड द पर्सन हु राइट्स सच काइंड ऑफ हिस्टोग्राफी इज नोन एज हिस्टोरियन। क्लियर हो गया। अब यहां पर अगर बात करूं दोस्तों, तो मैं इतनी चीज आपको बता देना चाहता हूं कि अब ये जो हिस्टोग्राफी वाली चीज है, ये पहले से नहीं लिखी जाती थी, एंशिएंट से लिखी नहीं जाती थी। लोग इसके बारे में क्या थे, अवेयर नहीं थे। लोगों को पता नहीं था, क्योंकि वहां पे अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे आपकी जो लिखने की जो प्रथा थी वो क्या इतनी ज्यादा क्या पॉपुलर नहीं थी। लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों, अब पॉपुलर भले ही नहीं थी, लेकिन जो एंसेस्टर्स थे हमारे, उनको ये पता था कि हमारे जो आने वाले जो जनरेशन है, उनको हमारे बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब लेकिन उनको लिखना नहीं आता था, उनके पास कोई मीडियम नहीं थे। तो दोस्तों वो क्या करते थे अब मैं बताओ, जो ह्यूमंस थे वो पहले से स्किल्स में बहुत ज्यादा क्या माहिर थे, मास्टर्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपने अजंता और एलोरा केव में कुछ कार्विंग्स देखी होंगी, कुछ पेंटिंग्स देखी होंगी, सही बात है। तो वो क्या करते थे, वो जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो इस पेंटिंग के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन क्या करते थे, इंफॉर्मेशन पास ऑन करने की क्या कोशिश कर रहे थे, ताकि हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है उनको ये पता रहे कि हमारे जो पूर्वज है वो किस तरह से रहा करते थे, किस तरह की चीजें किया करते थे, किस तरह से अपनी लाइवलीहुड सर्वाइव किया करते थे, वो चीजें पता हो। अब ये पेंटिंग तो था ही, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जो सॉन्ग्स हुआ करते थे सॉरी जो सॉन्ग्स हुआ करते थे, वो सॉन्ग्स भी क्या करते थे, वो फ्रेम करते थे और वो जनरेशन टू जनरेशन क्या पास किया था। जैसे अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा गला खराब है, माफी चाहूंगा, कि रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन ऐसा आएगा कि हंस चुकेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। अब रामचंद्र ने क्या कहा था, जो हमारे राइटर्स है, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो कैपेबल लोग होंगे उनको उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन जो इनकैपेबल होंगे लोग, उनको उनकी कैपेबिलिटी से हद से ज्यादा क्या चीजें क्या प्रोवाइड होंगी। ये उन्होंने क्या कहा था। तो ये चीज हमें कैसे पता चली, इस चीज से पता चले, इस चीज से पता चले कि नहीं चले। अभी जैसे कबीर जी का दोहा, एक बुरा जो देखकर मैं चला बुरा ना मिला कोई, जो दिल न देखे आपना तो मुझसा बड़ा ना कोई। तो ये कैसे पता चल रहा है हमें ये सॉन्ग, ये जो श्लोक से, इन्हीं से पता चल रहा है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन पास हो रही है कि नहीं पास हो रही है, समझा। तो इस तरह से हमारे जो एंसेस्टर्स है वो इन्फॉर्मेशन पास करते थे। अब यहाँ पे हिस्टोरियन की अगर मैं बात करूं, अब हिस्टोरियन हिस्टोग्राफी लिखते हैं, ये मुझे पता है, ये सारी चीजें पता। अब हिस्ट्री जो छोटी मोटी हिस्ट्री तो नहीं, हिस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, अभी भी बहुत सारे रिसर्च कंडक्ट करना, बहुत सारे जो स्क्रिप्ट है उनको डिकोड करना क्या बाकी है। उसमें क्या लिखा, हमारे राज जो है, हमारे अर्थ को लेके, हमारे सोसाइटी को लेके अभी भी क्या रिकॉर्ड करना क्या बाकी है, सही बात है। अब यहाँ पर अगर बात करो तो ये एक हिस्टोरियन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो क्या करे, वो सारी जो चीजें, सारी चीजों को पढ़े, सारे चीजों को लिखे, उसका नरेशन लेके उसको एनालाइज कर पाए। इस वजह जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे वो क्या करते थे, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या अपनाया करते थे, क्या अपनाया करते थे, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। अब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक जो हिस्टोरियन है वो अगर कॉइन्स के बारे में पढ़ रहा है तो वो कॉइन्स के बारे में नरेशन लिखेगा। अगर कोई एक हिस्टोरियन है जो शिवाजी महाराज के एरा के बारे में लिखा तो शिवाजी महाराज के पीरियड के बारे में लिखा है। मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक क्या है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है, वो लिख लेते हैं, उसी को एनालाइज करते हैं अच्छे से और फिर उसी पे अपना जो नरेशन है वो लिखते हैं। क्लियर हो गया। अब चीजें बदली, सॉरी आप माफी चाहूंगा, थोड़ा सर दिया। अब यहां पे अगर बात करूं तो आपकी ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी में क्या हुआ करता था, अब आपने देखा होगा कि वो पोएम्स में, वो चीजों में वो एनालाइज नहीं किया जाता था, कुछ भी एनालाइज नहीं किया था। दादी माँ ने ऐसा बोला था, वही हमने पास किया। दादी माँ ने भूत की कहानी सुनाई कि उस टाइम पे भूत हुआ करता था, तो क्या हमने मान लिया, हमारी जो हिस्टोग्राफी थी उसमें हमने लिख दिया कि भूत हुआ करता था। अब वहां पे हमने देखा कि इंसान उड़ा करते थे इसे, तो हमने लिख दिया कि इंसान उड़ा करते थे। तो वो चीजें हमारी क्या पास ऑन होते हुए आई। हमने कभी एनालाइज नहीं किया कि दादी माँ सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है, कि हमें येड़ा बना के क्या पेड़ा खिला रही है। हमने देखा क्या, कभी हमने देखा नहीं, समझा। लेकिन अब चीजें बदली, ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी के बाद क्या है, मॉडर्न हिस्टोग्राफी आया, जहां पे चीजें क्या साइंटिफिक वे से एनालाइज की जाने लगी। हाँ भाई इसका कोई एविडेंस है तो हम मानेंगे, अगर एविडेंस नहीं है तो हम मानने वाले नहीं है। आप बोल रहे शिवाजी महाराज के पीरियड का ये पेन है,
ठीक है मैं मानूंगा, लेकिन एविडेंस लाओ कि ये कैसे आप बोल सकते हो कि शिवाजी महाराज के पीरियड का एविडेंस मार्कर है। अगर वही ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी होता शिवाजी महाराज के पीरियड का, ठीक है भाई रख लेता हूँ, समझा। तो ये फर्क है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी में चीजें एनालाइज नहीं की जाती है, मॉडर्न हिस्टोग्राफी में चीजें एनालाइज की जाती है। अब इट इज अ मेथड व्हिच इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, ये जो मेथड है पूरा साइंटिफिक प्रिंसिपल से बेस्ड है, और जब इसका रिसर्च चालू होता है तो इसके रिलेवेंट क्वेश्चन क्या रेज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको रिसर्च करना है तो मेरे लिए क्वेश्चन आएगा कि सच में शिवाजी महाराज के पीरियड का है तो क्या ये मटेरियल तब उस टाइम पे अवेलेबल थी, क्या शिवाजी महाराज इसका किस तरह से यूज किया, क्या डिजिटल पैनल उस टाइम पे अवेलेबल था, तो अगर नहीं था तो इस्तेमाल किस लिए हुआ करता था। तो इस तरह के रेलेवेंट क्वेश्चन से क्या किया जाता है, इसको स्टार्ट किया जाता है। फिर अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक होते हैं। क्या होते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक, मतलब ये जो क्वेश्चंस हो गए, अब इसका मतलब नहीं कि भूत थी, एनाबेला थी, फिर उसके बाद मैं बोलूं छोटा चेतन था, ये था वो था, फिर जो कंधे पे लेके घुमा करते थे। तो ये भूत प्रेत की कहानी का, या फिर अगर मैं बात करूं किसी भी डाइटी को लेकर जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन है वो रेज नहीं किया जाता है। हमेशा जो ह्यूमन डीड्स होते हैं, ह्यूमन से रिलेटेड जो क्वेश्चन रेज किया जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक बोलते हैं। समझ में आ गया, ह्यूमन से रिलेटेड या फिर ह्यूमन से रिलेटेड जो सोसाइटी में जो चीजें हो रही है उसी के बारे में हमेशा क्या क्वेश्चन रेज किया जाता था। कोई भूत चुड़ैल वगड़ैल के बारे में क्वेश्चन रेज किया नहीं जाता था, समझा। फिर अब जो आंसर्स होते थे, अभी जो आंसर्स होते थे इन क्वेश्चन के, वो किससे सपोर्ट किए जाते हैं, आपके रिलायबल एविडेंस से क्या किए जाते थे, सपोर्ट किए जाते थे। ठीक है, आप बोल रहे हो कि ये शिवाजी महाराज के पीरियड का है तो आप इसका सबूत ला के दो, मैं मान जाऊंगा, मैं भरोसा कर लूंगा, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, मैं भरोसा करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, बस आप उसको क्या करो, प्रूव करो। अगर प्रूव कर पाए तो ठीक है, नहीं प्रूव कर पाए तो कुछ नहीं कर सकता। अब इससे क्या करता है, प्रेजेंट करता है क्या, ग्राफ मैनकाइंड जर्नी का पास्ट ह्यूमन डीड से। सही बात है। आप अगर बात करो, हमारी बात करो, आज हम 10th स्टैंडर्ड में, हम 9th स्टैंडर्ड में क्या थे, 8th स्टैंडर्ड में क्या थे, 7th स्टैंडर्ड में क्या थे, 6th स्टैंडर्ड में क्या थे, 5th में, 4th में, 3rd में, 2nd में, 1st में, जूनियर सीनियर। अब हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा आपका ग्राफ जो है धीरे 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 रेज हो रहा है कि धीरे 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 के डिक्लाइन हो रहा है। ये आपको पता चलता है कि आप पहले क्या थे, अब क्या हो, अब में कितनी चेंजेस हुए। ये सारी चीजें कैसे पता चलती है, हमारे पास्ट इवेंट्स को देख के पता चलती है जो हमने परफॉर्म किए। तो वही चीज लिखा है, हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर। चलो अब हमारे चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री, अब बेसिकली देखो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं भाई, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑरिजिनली एक ग्रीक टर्म है जो आपको फिंगर ब्लैंक्स में क्या पूछा जा सकता है। आपको पूछा जाएगा कि हिस्ट्री इज ओरिजिनली डैश टर्म, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है ग्रीक टर्म लिखना है। क्या लिखना है, ग्रीक टर्म। अब ये यूज किसके द्वारा किया था, हेरोडोटस द्वारा यूज किया था, जो कि क्या थे, ग्रीक हिस्टोरियन थे। कौन सी सेंचुरी के, 5th सेंचुरी के, उस बीसी। उन्होंने क्या लिखा था, उनकी एक बुक लिखी थी जिसका नाम उन्होंने क्या लिखा था, द हिस्ट्री, जिसे पहली बार ये जो टर्म है हिस्ट्री वो क्या यूज किया गया था। अब यहाँ पर अगर मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं तो ये वाला पहला वाला क्वेश्चन जो आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हो। बस आपको क्या करना, बस अपने दोस्तों यार शेयर करो यार, जितना शेयर करोगे उतनी चीजें क्या आ जाएगी। यहाँ पे नाक बंद कान बंद सब बंद है, लेकिन आपका लेक्चर चालू है तो टेंशन मत लो, सारी चीजें आएंगी आपको। बस दोस्तों यार शेयर करो, सपोर्ट दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ। सिस्टम, ठीक है, अभी ट्रेनिंग में चल रहा है ना आपका सिस्टम, सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो सिस्टम बढ़ाओ यार, जीटी का सिस्टम बढ़ाओ, विधि का सिस्टम बढ़ाओ, तो मजा और आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लर्न कैसे कर सकते हो आप, मार्स लर्न करो, ये पूरा क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएगा। कैसे, देखो एम फॉर क्या आएगा, मैनकाइंड जर्नी, एम फॉर क्या आएगा, मैनकाइंड फॉर जर्नी। फिर ए फॉर आएगा एंथ्रोपोसेंट्रिक, ए फॉर क्या आएगा, एंथ्रोपोसेंट्रिक। आर फॉर क्या है, रिलायबल एविडेंस, आर फॉर क्या है, रिलायबल एविडेंस। और एस फॉर क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो लर्न कर लो, एम फॉर मैनकाइंड जर्नी, ए फॉर आपका एंथ्रोपोसेंट्रिक, आर फॉर रिलायबल एविडेंस और एस फॉर आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो सब पहले, इट इज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। ठीक है, द क्वेश्चंस इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ दिस रिलेवेंट क्वेश्चंस। फिर आप क्या आता है, दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, इट मींस दैट दिस क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स ऑफ द ह्यूमंस, human societies of a particular period. History does not suggest any interaction between the divine and the human deeds. अब answers to this question are supported by reliable evidence. समझा। फिर इसका हिस्ट्री प्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ ह्यूमंस डेड। अब इतनी चीजें तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। इसमें क्या लर्न करना है, हिस्ट्री क्या है, ग्रीक टर्म है। ये पहले तो पहली बार हेरोडोटस जो कि आपके 5th सेंचुरी बीसी के एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी द हिस्टोरीज, उसमें क्या पहली बार जो टर्म है वो यूज किया गया था। अब चलते, अब स्टार्ट करने से पहले अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको क्लियर आउट कर देना चाहता हूँ। क्या है,
अब 18 सेंचुरी सी यानी 18 सेंचुरी क्रिश्चियन एरा में, 18 सेंचुरी क्रिश्चियन एरा में अगर बात करूं, यूरोप ने क्या किया था, यूरोप ने फिलोसफी और साइंस में एक रिमार्केबल अचीवमेंट क्या किया था, क्या ग्रैब किया था, क्या किया था दोस्तों, आपका ग्रैब किया था। अब यहां पे अगर मैं बात करूं आपके, ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं वो जो लोग थे, अब उनको कहीं ना कहीं बिलीफ होने लगा था कि अब ये वो मान रहे थे कि हम हिस्ट्री भी क्या पढ़ सकते हैं, क्या अप्लाई करके हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है उसको अप्लाई करके क्या हम क्या पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब वही चीज उन्होंने क्या करना किया, अप्लाई करना क्या चालू किया और धीरे धीरे क्या डेवलपमेंट होने लगा। अब धीरे धीरे अगर मैं बात करूं 1737 में, क्या 1737 में सीई में आपकी जो गॉटिंजन यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी, गॉटिंजन यूनिवर्सिटी आपकी जर्मनी में, क्या उन्होंने सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट क्या किया था, हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट रिसर्च के लिए क्या किया था, सेटअप किया था पूरे वर्ल्ड में दोस्तों। तो याद करें 1937 जर्मनी में गॉटिंजन यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, एक इंडिपेंडेंट हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट क्या सेटअप किया था। अब चलो हमारे कुछ नोटेबल स्कॉलर्स थे जिन्होंने अपनी राय रखी हमारे सामने, यानी अलग अलग जो थियरीज थी वो रखी हिस्टोग्राफी को लेकर, हिस्ट्री को लेकर। चलो एक एक करें। सबसे पहले कौन आता है, हमारे रेन डेस्कार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्या है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इजी, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। हाँ, रेन डेस्कार्ट। अब रेन डेस्कार्ट कुछ फॉरमोस्ट स्कॉलर में थे, कुछ ऐसे स्कॉलर में से थे जिन्होंने क्या किया, इंसिस्ट किया कि जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की जो रिलायबिलिटी है हमें क्या करना चाहिए, एक क्रिटिकली एग्जामिन करके हमें क्या पता करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग दिस रिमोट एज एन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट और हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल चीज बोलता हूँ, मॉन्यूमेंट अगर मैं लेता हूँ, ठीक है। अब ये चीज है तो मुझे आंख बंद करके इसके ऊपर विश्वास नहीं करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज मुझे इसको प्रॉपर एनालाइज करना चाहिए, क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए कि भाई सही है कि नहीं सही। ये जो बटन है, ये बटन किस लिए यूज किया जाता था, ये जो रिमोट है क्या सच में यूज होता था, अगर यूज होता तो किस चीज के लिए यूज होता था, किसके पास हुआ करता था, ये मुझे क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ेगा कि सोर्स में, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो भलाट्स हो गए, फिर उसके बाद अगर बात करूं जो ओरल सोर्स हो गए, रिटर्न सोर्सेज हो गए, मटेरियल सोर्स हो गए, ये सारी चीजों में मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ दी है कि नहीं दी, कि है भाई बस फेंका गया है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। और ये कौन कहता है, रेन डेस्कार्ट कहते हैं। तो पहला पॉइंट याद कर लो, रेन डेस्कार्ट वाज अमंग द फॉरमोस्ट स्कॉलर, रेन डेस्कार्ट वाज अमंग द फॉरमोस्ट स्कॉलर हु इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। अब यहां पे अगर बात करूं तो अमंग द रूल्स, अब उन्होंने क्या जो रूल्स दिए थे, अब जो रूल्स दिए थे किस कौन से, उनकी बुक में जिसका नाम क्या था, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। तो याद करना है आपको रेन डेस्कार्ट ने कौन सी बुक लिखी थी, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। क्या डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ये आपको आएगा कंप्लीट द फॉलोइंग में आ सकता है, साथ ही साथ करेक्ट दी, आपको जो रॉन्ग पेयर वाला जो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में उसमें भी क्या आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीजें क्या लर्न करनी होगी, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, रेन डेस्कार्ट वाज अमंग द फॉरमोस्ट स्कॉलर हु इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम, समझा। फिर अगर बात करूं अमंग द रूल्स गिवन बाय हिम इन हिज बुक, अब जो रूल उन्होंने दिया था उनके बुक में, कौन सी बुक, डिस्कोर्स ऑन द मेथड, अब उसका जो इम्पैक्ट था बहुत ज्यादा था किसके ऊपर, साइंटिफिक मेथड के ऊपर, क्या साइंटिफिक मेथड जो था रिसर्च पे उसके ऊपर ग्रेट इम्पैक्ट था, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला था कि नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग, याद करो, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल all the grounds of the doubts are excluded, never to accept anything for true till all the grounds of the doubts are excluded। समझ में आ गया। सबसे पहला क्या आएगा, रेन डेस्कार्ट was among the foremost scholar who insisted on verifying the document by critically examining them, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, among the rule given in his book discourse on the method, among the rule given in his book discourse on the method which had a great impact on the scientific research method। क्लियर हो गया। फिर क्या बोला था उन्होंने स्टेटमेंट, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ द डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। तो ये आपको क्या पॉइंट्स क्या लर्न करने हैं, क्लियर हो गया। चलो अब वोल्टेयर क्या कहते थे, अब वोल्टेयर का जो ओरिजिनल नाम था, वोल्टेयर का जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था, वोल्टेयर का जो ओरिजिनल नाम था आपका, सॉरी, अब वोल्टेयर का जो ओरिजिनल नाम था वो था क्या, फ्रांसिस मारी ऑरेट था। क्या था, फ्रांसिस मारी ऑरेट। थोड़ा सा रुको, जूम आउट करूं, दिख रहा नहीं है, हाँ अब दिखेगा, ठीक है। तो याद कर लो क्या, वोल्टेयर का ओरिजिनल नाम क्या था, फ्रांसिस मारी ऑरेट। तो याद कर लो फ्रांसिस
फ्रांस ओइस, फ्रांस ओइस, फ्रांस ओइस, मारी। फ्रांस में गए, फ्रांस में गए iOS किस में होता है, एप्पल के मोबाइल में होता है। फ्रांस OIS, सॉरी फ्रांस OIS, फ्रांस OIS, फ्रांस OIS, मारी, मारी खाए। मारी किससे खाते हैं हम लोग, मारी किससे खाते हैं हम लोग, मारी आपके जो पानी होता है, पानी पानी के साथ खाते हैं, तो मारी आरोएट, समझा। तो ये होता है। वोल्टेज ओरिजिनल नेम वाज फ्रांसिस मारोएट। वो क्या थे, एक फ्रेंच थे, फ्रांस में रहते थे तो इसलिए वो फ्रेंच थे, फ्रांस में रहते थे इसलिए फ्रेंच थे। अब वो क्या बोलते थे, याद कर लो। वोल्टेज ओरिजिनल नेम वाज फ्रांसिस मारोएट, ही वाज अ फ्रेंच। अब उन्होंने क्या बोला, ही अपॉइंट दैट along with the objective truth and chronology of the historical events concerning the social tradition, trade, economy, ज्यादा मत दिमाग लगाओ, बता रहा हूं। देखो वो क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे ठीक है आप बोल रहे हो कि आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ऐड करोगे, ऐड अप करो उसको, यानी पहली जो चीज हुई फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी। जैसे कि बात करूं 21 दिसंबर को क्या उसको पहले लगा, फिर 22 दिसंबर को क्या हुआ, फिर 23 दिसंबर, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को क्या आपका लेक्चर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी में मैं मानता हूं, ठीक है आप सही कर रहे हो, लेकिन आप साथ ही साथ जब वो कर रहे हो तो आप सोशल ट्रेडिशन से वो भी तो कंसीडर करो, जो ट्रेड है उसको भी कंसीडर करो, इकोनॉमी जो हो रही है, एग्रीकल्चर किस तरह से हो रहा है, ये सारी चीजें भी तो कंसीडर करो, क्योंकि ये भी क्या है, इक्वली क्या है, इंपॉर्टेंट है आपकी हिस्टोग्राफी में। क्योंकि अगर मुझे राजा के बारे में जानना है तो प्रजा किस तरह से, प्रजा की प्रजा की जो कंडीशन है वो किस तरह से, ये भी मेरे लिए जानना जरूरी है। क्योंकि अगर मुझे वो नहीं पता रहेगा तो मैं राजा के बारे में अच्छे से जान नहीं पाऊंगा, समझ में आया। तो ये चीजें समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब ये क्या आता है, इट गेव राइज टू दी थॉट that understanding all the aspects of the human life is important for his history writing। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई आपको हिस्टोग्राफी लिखना है, हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो ह्यूमन एस्पेक्ट के जो सारी चीजें, सारे ह्यूमन जो एस्पेक्ट्स उसको कंसिडर करना बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया आपको, इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। इसलिए क्या बोला जाता है, वॉल्टर इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। याद कर लो, फिल द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, वॉल्टर वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। पहला पॉइंट याद कर लो, वॉल्टर ओरिजिनल नेम क्या था, फ्रांसिस मारियोरेट था, वो क्या थे, फ्रेंच थे। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या आएगा, ही अपॉइंट दैट अलोंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट कंसिडरिंग सोशल ट्रेडिशन, इवेंट, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एटसेट्रा was also equally important in historiography। अब it gave rise to the thought of understanding all the aspects of the human life is important in history writing। Thus it is known as that Walter is said to be the founder of the modern historiography। क्लियर हो गया इतना चीज, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वो क्या बोलते, वो बोलते कि जो आपकी, अगर आपको कोई चीज समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अपोजिट भी समझना जरूरी है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बात करो कोई चीज अच्छी है, मुझे कब पता चलेगा ये चीज अच्छी, जब मुझे बुरे के बारे में भी आइडिया होगा तभी पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी दोस्तों थोड़ा माफी चाहूंगा, सर्दी है इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करो कि एक बच्चा है, उसकी मम्मी ने उसको आइसक्रीम दिलाया और बोला कि भाई दूसरों की आइसक्रीम छीन के खाना बुरी बात होती है। ठीक है, वो बताया बुरी बात होती है, लेकिन अच्छी बात क्या होती है, अच्छी बात क्या होती है वो भी तो बताना पड़ेगा, तभी पता चले भाई ये बुरा है ये अच्छा है, मुझे अच्छा करना है बुरा नहीं करना है। तो अपनी आइसक्रीम खाना अच्छी बात होती है, अपनी आइसक्रीम खाना क्या अच्छी बात होती है ये भी बताना पड़ेगा, तभी बच्चे को समझेगा कि हाँ भाई अच्छा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह लिखना क्या होता है, खराब होता है, अच्छा क्या होता है लिखना, मुझे बता इस तरह से लिखना अच्छा चीज होता है, तो ये भी मुझे बताना पड़ेगा तभी समझेगा। तो ये हेगल बोलते थे कि हेगल बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हेगल ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ टू डायरेक्ट ऑपोजिट। यानी अगर कोई भी इवेंट का अगर मीनिंग आपको समझना है तो आप दो तरीके से समझ सकते हो, उसके ऑपोजिट समझ के। वही बोलते हैं कि ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ एनी इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ऑपोजिट। वो बोलते हैं जो ह्यूमन माइंड होता है, यानी इंसान का जो दिमाग होता है, कभी भी किसी इवेंट के अच्छे से नहीं समझ पाएगा जब तक उसकी उस इवेंट का उसका ऑपोजिट के बारे में पता नहीं होगा। जैसे अगर उसको ट्रू जानना है तो उसको फॉल्स का भी पता होना चाहिए, अगर उसको गुड जानना है तो उसको बैड का भी क्या पता होना चाहिए, अगर उसको गर्म चीज के बारे में जानना है तो उसको ठंडी चीज क्या वो भी पता होनी चाहिए, अगर उसको सॉलिड के बारे में जानना है तो उसको लिक्विड क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। वरना भाई वो होता रहेगा, समझ में आ गया। तो उसको दोनों चीज पता होनी चाहिए। और इसी चीज को अब इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड the true nature of things one need to understand the true of
फॉल्स, यानी अगर एक किसी को अगर ट्रू समझा तो उसको फॉल्स भी समझना, ये ऑलरेडी मैंने समझाया। अब इसी के ऊपर क्या हुआ, एक थियरी है, द मेथड ऑफ एनालिसिस, याद कर लो, द मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन टू अपोजिट्स, द मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन टू अपोजिट इज नोन एज डायलेक्टिक्स, द मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन अपोजिट इज नोन एज डायलेक्टिक्स, ठीक है। अब इन दिस मेथड, अब ये जो मेथड, ये जो मेथड होता है थियरी का, इसकी जो बिगिनिंग होती है, जो बिगिनिंग में की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीसिस। इन दिस मेथड और थियरी व्हिच इज प्रपोज्ड एट द बिगिनिंग इज नोन एज थियरीज, याद करो। द मेथड ऑफ एनालिसिस, द मेथड ऑफ एनालिसिस व्हिच इज बेस्ड ऑन ऑपोजिट इज नोन एज डायलेक्टिक। इन दिस मेथड द थियरी व्हिच इज बेस्ड व्हिच इज प्रपोज्ड इन बिगिनिंग इज नोन एज थीसिस। फिर उसके बाद द अनदर थ्योरी, फिर थीसिस के बाद एक और थ्योरी जो की जाती है उस पहले थीसिस के कंपैरिजन में क्या प्रपोज की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस बोलते हैं। देखो वही लिखा हुआ है कि देन अनदर थ्योरी इज प्रपोज व्हिच इज कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी मतलब क्या होता है, कंपैरिजन टू थीसिस, यानी इसके कंपैरिजन में की जाती है, कंपेयर की जाती है, तो उसको हम लोग एंटीथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस। फिर उसके बाद पूरे लॉजिकल डिस्कशन के बाद की जाती है, एक नई थीसिस क्या प्रपोज की जाती है, जिसमें क्या होता है, ये थीसिस और एंटीथेसिस का पूरा जिस्ट होता है, यानी पूरा जो लिस्ट होता है दोनों का, और इसी थीसिस का, और इसी जो ये जो प्रोसेस होता है एक नई थीसिस को लेकर आने का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। तो हमको याद रखना डायलेक्टिक्स, थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। तो साथ ही साथ ये ह्यूमन माइंड वाला ये लिखना और ये वाला लर्न करना है। समझ में आ गई, इतना लर्न कर लोगे आपका काम हो गया, ये क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया। अब आते हैं आपके लियोपोल्ड वॉन ब्रैंड के, बहुत इजी है, देखो कुछ इतना हार्ड कुछ है नहीं, बहुत इजी फटाफट कर लेंगे हम लोग। देखो हिस्टोग्राफी जो 19th सेंचुरी का था वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया था, आपके लियोपोल्ड वॉन ब्रैंड के द्वारा क्या गया था, इन्फ्लुएंस किया गया था, जो कि बिलोंग करते थे आपके बर्लिन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। तो याद कर लो, हिस्टोग्राफी ऑफ 19th सेंचुरी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लियोपोल्ड वॉन ब्रैंड हु वाज बिलोंगिंग टू द बर्लिन यूनिवर्सिटी। क्लियर हो गया। अब ये क्या बोलते थे, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में हमेशा बात करते थे। किसके बारे में, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, हमेशा क्रिटिकल मेथड जो होता है, यानी जो हमेशा चीजों को एनालाइज करना बहुत डेप्थ में, हमेशा उसके बारे में क्या बिलीव करते थे। अब ही पुट एम्फेसिस ऑन द अटमोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब ये क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि देखो क्रिटिकल मेथड ऑफ एनालिसिस पर ये बिलीव करते थे, हमेशा उसके बारे में बात करते थे, भूत वीत के बारे में बात करते नहीं थे। साथ ही साथ दादी ने क्या सुना, चाचा ने क्या सुना, नाना ने क्या सुना, उसके बारे में उनको लेना देना नहीं था। ये हमेशा ये बोलते थे कि जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमेशा क्या, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी जो ओजी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उससे गैदर किए जाने चाहिए, क्योंकि तभी हमें इंफॉर्मेशन क्या करेक्ट मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं ओरिजिनल डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट से कर रहा हूँ, तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जब डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट क्या किया जाता है, कॉपी किया जाता है, फिर कुछ किया जाता है, तो हो सकता है कि लिखते टाइप का कुछ गड़बड़ हो जाए या फिर कुछ मिस्टेक हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से हमेशा बोला जाता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से क्या हमें गैदर करा। अब इन्होंने साथ ही साथ क्या किया, स्टेट किया कि हम सारे जो डॉक्यूमेंट थे एसोसिएट हिस्टोरिकल इवेंट से, उसको हमें क्या करना चाहिए, ग्रेटेस्ट केयर से क्या करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि भाई बहुत ध्यानपूर्वक हमें देखना चाहिए कि भाई ये सही है कि नहीं सही है, इसमें कुछ गलती तो नहीं है, कहीं कोई हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कहीं इसकी वजह से कुछ एक एलिमेंट की वजह से कहीं हमारा जो पूरा रिसर्च है वो धरा का धरा रहना, जब पूरा नुकसान ना हो जाए। समझ में आ। अब ये क्या बोलते थे, he believed that this method it was possible to reach the historical truth। अब जब हम चीजों को सारे एनालाइज करेंगे और जो डॉक्यूमेंट से हम बात करेंगे, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा कि हम हिस्टोरिकल जो ट्रूथ है उस तक क्या पहुंच सके। और साथ ही साथ ये क्या क्रिटिसाइज करते थे, यानी खिलाफ थे किसके, इमेजिनेटिव नरेशन से, इंसान उठ रहा है भूत आई चुड़ैल आई, तो ये सब से क्या बहुत ज्यादा वो क्रिटिसाइज किया गया, यानी अगेंस्ट थे। और उनके जो आर्टिकल्स थे वो क्या पब्लिश किया गया था आपके दो बुक में, द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और साथ ही साथ सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या, द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, साथ ही साथ द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। समझा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स वाला, ये भी इजी है, एमपी है भाई, वो जो सच है वो बोल रहा हूं। देखो आईएमपी है, याद करा, इन लेटर हाफ ऑफ 19th century, a new school of thought arose, keeping in view the new thesis formulated by the Karl Marx। अब जो लेटर हाफ था यानी 19th सेंचुरी का जो यानी 1875 वाला जो पार्ट था, उसमें क्या एक नया स्कूल जो था थॉट का वो क्या उभर के आया, जहां पे किस चीज को ध्यान रखा जा रहा था, जो कार्ल मार्क्स द्वारा जो एक नई थीसिस थी फॉर्मुलेट की गई थी उसको ध्यान में रखते हुए। कार्ल मार्क्स के हिसाब से क्या था, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, हिस्ट्री इमेजिनेटिव नरेशन के बारे में नहीं है। हिस्ट्री क्या है,
हिस्ट्री जो लोग किस तरह से रहते हैं, अपना जो लाइवलीहुड किस तरह सर्वाइव करते हैं उसके बारे में। अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट वाज अबाउट द लिविंग ऑफ द पीपल। पीपल किस तरह से रहते हैं, किस तरह से सर्वाइव करते हैं, क्या मुश्किलें फेस करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में जो हिस्ट्री है। समझ में आ गया। अब जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो कैसे शेप की गई, जो ह्यूमन के जो फंडामेंटल नीड्स है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, या वो, और साथ ही साथ ये रोटी कपड़ा मकान की ओनरशिप किसके पास है, और साथ ही साथ और वो जो प्रोडक्शन है, जो बीस ऑफ प्रोडक्शन, वो उन तक किस तरह से पहुंचते हैं, इसके बारे में क्या आपका जो है पूरा ह्यूमन रिलेशनशिप क्या स्टेट है। अब हो सकता है कि ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हर एक जो स्ट्रैटा होता है, यानी जो क्लास होता है सोसाइटी का, जैसे हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, अति शूद्र, तो जरूरी नहीं है कि सब में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रॉपर्ली क्या हो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है कि अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट क्या इक्वल ना हो। यही लिखा है, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दिस मीन्स टू द डिफरेंट सेट ऑफ द सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल। समझा। फिर उसके बाद अब जो इनइक्वालिटी, अब ये जो इनइक्वालिटी होता है यानी जो भेदभाव होता है, इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है वो अलग अलग क्लासेस में क्या डिवाइड हो गई, और इसकी वजह से क्या होगा, एक क्लास स्ट्रगल क्या हो गया, डेवलप हो गया। जैसे अगर बात की जो शूद्र हो गया, अति शूद्र हो गया, वैश्य इतना नहीं करते स्ट्रगल, पर शुद्ध अति शूद्र वाले जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइवलीहुड को लेके। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोला गया यहाँ पे, क्लास स्ट्रगल क्या बोला गया अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। सही बात है, ह्यूमन हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री है किसकी, क्लास स्ट्रगल की, जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे। As the class that owns the means of production, economy exploits the rest of the classes। सही बात है भाई। अपर क्लास वाले हमने हिस्ट्री पढ़ी है, अपर क्लास वाले जो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वो क्या करते थे, वो जो नीची जात वाले हुआ करते थे उनको क्या करते थे, उनको एक्सप्लॉइट किया करते थे। सब नहीं करते लेकिन कुछ लोग करते थे, एक्सप्लॉइट यानी उनको परेशान किया करते थे। ठीक है, तो यही चीज बोला गया। ठीक है, तो दास कैपिटल उन्होंने एक बुक लिखी है, ठीक है, जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड क्या की जाती है, रेफर की जाती है। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब एनएलए स्कूल की अगर बात करूं, ठीक है, आज जो 20th सेंचुरी का जो एक स्कूल था, ठीक है, 20th सेंचुरी का जो स्टार्टिंग था, वहां पे एक नया स्कूल अरोज हुआ कहां पे, फ्रांस में। ठीक है, जिसको वो क्या बोला जाता है, एनएलए स्कूल क्या बोला जाता था। अब एनएलए स्कूल ने क्या किया, एक नया डायरेक्शन दिया, एक नया तरीका दिया हिस्ट्री राइटिंग को। अब यहाँ पे क्या बोला गया, अब ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो हिस्ट्री है सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट, बड़े बड़े लीडर्स के बारे में नहीं है, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, इनके बारे में भी है लेकिन पूरा इनके बारे में ही नहीं है। साथ ही साथ ये किसके बारे में, क्लाइमेट कंडीशन क्या है, लोकल पीपल किस तरह से रह रहे हैं, एग्रीकल्चर किस तरह से होता है, क्या पैदावार की जाती है, साथ ही साथ ट्रेड रिलेशन कैसे है, टेक्नोलॉजी कैसे है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या यूज किया, सोशल डिविजन क्या है, कलेक्टिव साइकोलॉजी क्या है, ग्रुप की मॉब की साइकोलॉजी क्या है, ये सारी चीजों के बारे में क्या हिस्ट्री है, ऐसा ये बोलते थे। और ये जो एनएलए स्कूल था ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, एक फ्रेंच हिस्टोरियन द्वारा क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था दोस्तों। यहाँ पे हमारा एनएलए स्कूल भी हो गया। तो याद रखो, at the one side of 20th century न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी अरोज इन फ्रांस नोन एज एनएलए स्कूल। ठीक है, एनएलए स्कूल क्या ने क्या एक नया डायरेक्शन दिया क्या हिस्ट्री राइटिंग को। क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी और माइकल फौकॉल्ट की हिस्टोग्राफी। बस दैट्स इट, वी आर डन विद द चैप्टर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो। अब फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या होता है, मतलब स्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। अब पहले क्या किया जाता था, आप हिस्ट्री के अगर पढ़ने यानी इतिहास के पढ़ने अगर पलट के देखोगे तो ज्यादातर हिस्ट्री है वो मेल्स को ध्यान में रखते हुए ही लिखी गई है, वुमेन्स के बारे में इतनी चीजें विस्तार में बताई गई नहीं है। तो यही फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी आया कि अब जो हिस्ट्री है वो वुमेन के परसेप्शन से क्या की जाएगी, वापस से लिखी जाएगी। अब जो राइटिंग है किसकी, साइमन डी बेवियर के, उन्होंने कहीं ना कहीं हेल्प किया कि जो फंडामेंटल है फेमिनिज्म का उसको इस्टेब्लिश किया जाए। क्या फंडामेंटल है जो फेमिनिज्म का उसको इस्टेब्लिश किया जाए। साथ ही साथ वो क्या थी, एक फ्रेंच थी। और जो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी था वो सिर्फ ये नहीं बोल रहा था कि हम वुमेन की हिस्ट्री को वुमेन के परसेप्शन से लिखेंगे, साथ ही साथ वो क्या बोलेंगे, बोल रहे कि हम मेल डोमिनेटिव जो परसेप्शन उससे वापस एक बार सोच के हम क्या हिस्ट्री को लिखना पसंद करेंगे। समझा। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरिंग द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। ठीक है, द राइटिंग ऑफ साइमन डी बेवियर हैव बीन एस्टैब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। शी वाज द फ्रेंड। The feminist historiography emphasized not only the inclusion of the women in history, but also rethinking from the perception of the male dominated. समझा। अब आता है आपका माइकल फौकॉल्ट 1926 से लेकर 1984। अब माइकल फौकॉल्ट क्या थे, एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे जो कि बिलोंग करते थे आपकी 20th सेंचुरी के। ठीक है, इन्होंने क्या रखा, एक नया कॉन्सेप्ट जो था हिस्टोग्राफी का वो सामने लाके रख दिखा। अब उनकी एक जो बुक थी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, वो क्या बोलती थी, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज argue that the prevailing practice of arranging the historical events in a chronological order is not right.
वो क्या बोलते थे, वो ये बोलते थे कि उनकी जो बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज थी, या आधार पर माइकल फौकॉल्ट की आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज थी, वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे कि हिस्ट्री को क्रोनोलॉजी इवेंट में अरेंज करना ये क्या गलत है। ठीक है, उन्होंने अटेंशन दिया कि आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी जो है अल्टीमेट ट्रूथ, यानी आपको हिस्ट्री के सच्चाई के बारे में नहीं बताता। ऑलरेडी मैं बताता आर्कियोलॉजी क्या होती है। आर्कियोलॉजी आपको किसी बारे में बताता है जो अटेम्प्ट हुए ट्रांजिशन में, यानी जो बदलाव हुए पास में, उसके बारे में बताता। मैंने बताया था पहले घर ऐसे हुआ करते थे, फिर डोम शेप हुए, फिर उसके बाद बिल्डिंग हुए। तो ये हमें आर्कियोलॉजी से पता चलती है। आर्कियोलॉजी हमें ये नहीं बताता कि शिवाजी महाराज ने किसको मारा था, या फिर अगर मैं बात करूं हमारे जयसिंह महाराज के वो कब पैदा हुए थे, ये हमें आर्कियोलॉजी नहीं बताता। हमें आर्कियोलॉजी बताता है कि ट्रांजिशन क्या हुए, बदलाव क्या हुए चीजों में, इसके बारे में आर्कियोलॉजी क्या बतलाता है। माइकल फौकॉल्ट फेल्ट दैट एक्सप्लेनिंग ट्रांजिशन इज मोर इंपॉर्टेंट। अब माइकल फौकॉल्ट को क्या लगा कि जो ट्रांजिशन हुआ सोसाइटी में, उसको बताना क्या बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए वो अपने जो मेथड को लोग क्या बोलते थे, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का मेथड क्या बोलते थे दोस्तों। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखो पेज नंबर आपका 2 जो है आपके टेक्स्ट बुक में, वो आप ओपन कर लो। वहां पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, एक ग्राफ दिख रहा होगा, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन लोवेल म्यूजियम। ठीक है, अब ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसको पढ़ने के लिए। यहाँ पे मैंने प्लेस नहीं किया तो इसलिए मैं डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से बता देता हूं आपको। ठीक है, अब देखो पहला क्या दिखा रहा है, आप इमेज को ध्यान से देखोगे तो आपको एक सोल्जर दिख रहे होंगे जिन्होंने क्या ढाल पकड़ी हुई है, शील्ड पकड़ी हुई है। तो वही आपको लिखना है, दी अबव पिक्चर शोज अ फ्रेगमेंट, क्या लिखोगे, द अबव पिक्चर शोज अ फ्रेगमेंट ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन। सबसे पहली चीज है किसके बारे में बता, जो ये पहले के इंस्क्रिप्शन है ना, तो उसके बता द अर्लीस्ट द अबव पिक्चर शोज द फ्रेगमेंट ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे फॉरवर्डिंग मार्चिंग शोल्डर्स, यानी क्या दे रहे हैं, जो सोल्जर्स है वो क्या आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनको सबसे आगे कौन है, जनरल है। तो यही लिखना है, फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ सोल्जर्स होल्डिंग शील्ड्स एंड स्पीयर, शील्ड्स और स्पीयर, शील्ड्स पकड़े और स्पीयर्स पकड़े हुए, और वो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और वो अकम्पनीड किसके द्वारा, जनरल द्वारा। ठीक है, अब ये क्या है, समर सिविलाइजेशन का है। समर सिविलाइजेशन जो मेसोपोटामिया थी उसका ये इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, क्लियर होगा। आप नेम्स जो समरियन किंग्स और जो स्टोरीज ऑफ बैटल की वो क्या प्रिजर्व की गई है। अब जो नेम्स है समरियन किंग्स के, साथ ही साथ जो बैटल्स उन्हें लड़े थे, वो सारी चीजें कब कैसे प्रिजर्व की गई, आपके इंस्क्रिप्शंस की हेल्प से क्या प्रिजर्व की गई है दोस्तों। और ये आपके 4500 BCE क्या पुराना है, और ये जो कहां पे स्टोर किया गया, आपके लोवन म्यूजियम जो फ्रांस में, वहां पे क्या स्टोर किया। तो आपको ये चीजें भी लर्न करनी है। अगर आपको चाहते हो कि ये चीजें हम लर्न करवा के दें, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इंस्टाग्राम हैंडल पे एक मस्त सा नोट से आपका है, उसे आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर कुछ लेके टैग करो, जिससे हमें पता चलेगा कि आप सपोर्ट कर रहे हो। तो हम आपके लिए और भी चीजें लेकर आएंगे। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, जल्दी जल्दी जाके फॉलो कर लो। वहां पे हमें भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन है, हमें पता चलेगा कि भाई हमें इतने लोग सपोर्ट करें, तो हमारा मोटिवेशन का डबल होगा और हम और भी मेहनत करेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे बोर्ड एग्जाम 2022 के स्टूडेंट्स के लिए किया गया था। तो चलो मैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखो। अभी बोर्ड एग्जाम 2023 की परीक्षा की तैयारी के हमारे साथ करते रहो दोस्तों।